वो 3 चीज़ें जिनका आकर्षण हमारे शिक्षकों और पेपर सेटर्स को रहता है वो है, ये शब्द किसने दिया, हु कॉइन्ड दिस टर्मिनोलॉजी, इस विषय का फादर कौन है, हु इज़ फादर ऑफ दिस सब्जेक्ट, एंड विच ईयर समथिंग वॉज डिस्कवर्ड। मेरी राय में ये तीनों प्रश्न बहुत समस्याग्रस्त हैं और इनसे बचना चाहिए। क्यों? उसका कारण आप जैसे जैसे विज्ञान में गहरी समझ जान बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा। यहाँ भी हमें पता लगेगा कि हम किसी एक व्यक्ति को इथोलॉजी शब्द कॉइन करने का या इसके फादर होने का श्रेय नहीं दे सकते हैं। न जाने क्यों हमारे पेपर सेटर्स को बायोलॉजी की समझ चेक करने की बजाय, यानी विद्यार्थी को जीव विज्ञान की समझ कितनी है उसकी बजाय किसी खोज का वर्ष जानने में या उसके पिता को जानने में या फिर उस टर्म को दिया किसने और किस वर्ष में ये जानने में अधिक दिलचस्पी रहती है। आइए जानते हैं कि इस तरह के प्रश्नों में क्या परेशानियां हैं। यदि हम रिकॉर्ड के अनुसार चलें तो सबसे पहले इथोलॉजी टर्म का उपयोग आइसिडोर जॉफ्री सेंट हिलेरी ने किया 1859 में, परंतु उन्होंने इस शब्द का उपयोग जंतु और उसके परिवेश या पर्यावरण से संबंधों के विषय में किया। तो क्या इसे ये कहा जाए कि इथोलॉजी आज जिस रूप में पढ़ी जाती है उस टर्म को सेंट हिलेरी ने कॉइन किया था? ये कहना थोड़ा कठिन होगा या इसमें समस्याएं हैं। इसलिए ऐसे प्रश्नों से बचने की सलाह मैंने दी थी। इसके अलावा धीरे धीरे इस टर्म का उपयोग अल्फ्रेड मैथ्यू जियार्ड ने भी आगे के समय में किया। ये जो जियार्ड हैं इनके विषय में मैं इतना बता दूं कि आपने शुरुआत में इन्वर्टिब्रेट्स में एक जियार्ड या लैम्बलिया नामक का परजीवी, आंत्र के परजीवी का अध्ययन किया होगा। इस जियार्ड या लैम्बलिया को इन्हीं के नाम से और एक अन्य चेक वैज्ञानिक के नाम से जियार्डिया लैम्बलिया नाम दिया गया था। तो इन्होंने धीरे धीरे इथोलॉजी शब्द का इस्तेमाल बढ़ाया। कहा जाता है कि आज के संदर्भ में या आज जिस रूप में हम इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं उसका उपयोग सबसे पहले एक अमेरिकन मर्मेकोलॉजिस्ट विलियम मॉर्टन व्हीलर ने किया था। मर्मेकोलॉजिस्ट से आशय होता है जो चींटियों या एंट्स का अध्ययन करता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इथोलॉजी टर्म को पॉपुलराइज किया। अन्य स्रोत इथोलॉजी टर्म को आज के संदर्भ में उपयोग करने का श्रेय ऑस्कर हेनरोथ को देते हैं और उनके अनुसार 1910 में अपने इथोलॉजी ऑफ एनाटिटी के कार्य में हेनरोथ ने इसका आधुनिक संदर्भ में पहली बार उपयोग किया। एक तीसरे स्रोत में निकोटनबर्जन को 1950 में इस टर्म को आज के संदर्भ में काम लेने का श्रेय दिया गया है। अब बताइए, यदि हमारे पेपर सेटर एक बहुविकल्पी प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें कि एक शब्द में उत्तर देना है ऐसा पूछ ले कि इस टर्म को किसने कॉइन किया, तो हमारा एक ऐसा विद्यार्थी जिसे इन सबके विषय में मालूम है या जिसने एक से अधिक पुस्तक देखी है वो बेचारा क्या जवाब देगा। अब कुछ ऐसे वैज्ञानिकों और कार्यकर्ताओं या शोधकर्ताओं के विषय में जानेंगे जिन्होंने इथोलॉजी या एनिमल बिहेवियर की विधा को वो स्वरूप दिया जो आज हम इसका देखते हैं। चार्ल्स डार्विन, जिन्हें कि थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए जाना जाता है, इन्होंने भी व्यवहार या जंतुओं के व्यवहार के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित की और उन्होंने इनका प्रकाशन एक पुस्तक द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स के रूप में 1872 में किया। इस पुस्तक में उन्होंने विशेष रूप से इंस्टिंक्ट और इमोशंस के एक्सप्रेशन पर अपने ऑब्जर्वेशंस दिए और इसको कहा जाता है कि ये डार्विन का फॉरगॉटन मास्टरपीस है, यानी ऐसी महान कृति है जिसे कि भुला दिया गया। एक और वैज्ञानिक चार्ल्स ओटिस विटमैन, इन्होंने, जो कि एक अमेरिकन जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने भी इवोल्यूशन, एम्ब्रियोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, हेरिडिटी और एनिमल बिहेवियर के विषय में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन या योगदान दिया। एक पक्षी जो अब वाइल्ड में विलुप्त हो चुका है जिसे पैसेंजर पिजन कहा जाता है, उस पर इन्होंने विशेष रूप से अध्ययन किया और 1910 में उनका ये अध्ययन समाप्त हुआ। उनकी मृत्यु भी उसी समय हो गई, परंतु इसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद 1919 में हुआ
जिसमें कि उन्होंने विशेष रूप से बहुत ही विस्तृत अध्ययन इन पक्षियों का कोर्टशिप का किया है और ब्रीडिंग बिहेवियर का किया है, और 40 जातियों की तुलना की है इन्होंने। तो इस तरह से इन्हें क्लासिकल इथोलॉजी का, या जो मूल स्वरूप पूर्व इथोलॉजी का था, उसका एक महत्वपूर्ण सृजक माना जाता है। और इनका एक अन्य पेपर एनिमल बिहेवियर, उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण इन्नेट व्यवहार के बारे में, ऐसे व्यवहार के बारे में जो बाई बर्थ होता है, जिसे सीखा नहीं जाता, उसके विषय में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है। एक अन्य वैज्ञानिक जर्मन बायोलॉजिस्ट या ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑस्कर हेनरोथ थे, जिनको भी इथोलॉजी के फाउंडर्स में से एक गिना जाता है। इन्होंने कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी को अप्लाई किया एनिमल बिहेवियर में, और जो बतखें हैं और उनके हाइब्रिड्स हैं, उनके व्यवहार के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की उन्होंने। और उन्होंने ये तक कहा कि जो बतखों का व्यवहार है वो उनकी टेक्सोनोमिक रिलेशनशिप को मालूम करने के लिए महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। यानी अभी तक ये माना जा रहा था कि शरीर की बनावट का या अस्थियों की बनावट के लक्षण ही कौन किसके नज़दीक है, कौन जाति किसके नज़दीक है, इसका संकेत देती है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो बिहेवियर के अंश हैं, व्यवहार के अंश हैं, वो भी ये बताते हैं कि कौन सी जाति किसके नज़दीक है, जैसा कि उन्होंने बतखों में इस तरह का ऑब्जर्वेशन लेकर बताया। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रयोग जो ऑस्कर हेनरोथ ने किया, वो किया कि कुछ चिकन्स, उनके समक्ष उन्होंने ऐसी डमीज़ को उड़ाया जिसमें एक लंबी टेल और छोटी गर्दन दिखाई देती है। लेकिन जब उसे उल्टी दिशा में उड़ाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उसकी लंबी गर्दन है और छोटी पूंछ है, जैसा कि हमें किसी बतख में या सारस में देखने को मिलती है। तो जब ऐसे पक्षियों को उड़ाते हैं हम, तो चूंकि ये शिकारी पक्षी नहीं होते हैं, तो वो चिकन क्राउच नहीं करते हैं या झुकते नहीं हैं अपने बचाव के लिए। लेकिन जब इस शेप को हम उल्टी दिशा में उड़ाते हैं, इस तरफ से इस तरफ की ओर, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी तरह का शिकारी पक्षी है, क्योंकि शिकारी पक्षियों की लंबी पूंछ और छोटी गर्दन होती है। तो ये बच्चे चिकन बचते हैं उनसे और छुपने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से व्यवहार के विषय में एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। इनको हम आगे भी पढ़ेंगे। एक और वैज्ञानिक वालेस क्रेग, एक अमेरिकन बिहेवियरल साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, और ये खुद चार्ल्स विटमैन के स्टूडेंट थे, और इन्हें भी फाउंडर्स ऑफ एथोलॉजी में एक गिना जाता है, और बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस के लिए इनको जाना जाता है। इनका भी जो महत्वपूर्ण काम है वो है एपेटाइट्स एंड एवर्शंस एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंस्टिंक्ट। इन्होंने जो पशुओं की इंस्टिंक्ट है, जो जन्मजात व्यवहार हैं, उसका अध्ययन किया, और पिजन्स में कंपैरिजन किया व्यवहार का, और इस तरह से इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण रोल सोशल लाइफ जो पक्षियों का है उस पर प्रकाश डालने में किया। आगे नवीन युग के 3 वैज्ञानिकों के नाम हम विशेष रूप से जानेंगे। ये हैं निको टिनबर्जन, कॉनरेड लॉरेंस और फ्रिश। सबसे पहले निकोलस टिनबर्जन, जिन्हें शॉर्ट में निको टिनबर्जन भी कहा जाता है, उनके विषय में जानते हैं। ये एक डच बायोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। द स्टडी ऑफ इंस्टिंक्ट, द हेरिंग गर्ल्स वर्ल्ड, क्यूरियस नेचुरलिस्ट, और जो टाइम लाइफ का वॉल्यूम है एनिमल बिहेवियर का, उसके ये रचयिता रहे। इनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इन्हें, लॉरेंस को और फ्रिश को, संयुक्त रूप से 1973 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनके वैज्ञानिक अध्ययनों के विषय में आप आगे पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ परिचय के रूप में मैं इतना बता दूं कि इन्होंने ये देखा कि जो व्यवहार एलिसिट होता है या प्रदर्शित होता है, उसे शुरुआत उसकी कैसे होती है, या क्या देखने पर वो व्यवहार प्रदर्शित होता है। तो इन्होंने एक कंसेप्ट दिया साइन स्टिमुलस का, कि एक व्यवहार विशेष किसी एक साइन स्टिमुलस से जुड़ा होता है, और जैसे ही वो साइन स्टिमुलस मिलती है वो व्यवहार रिलीज कर दिया जाता है। और इन्होंने एक प्रसिद्ध म्यूजेरियम की मछली 3 स्पाइंड स्टिकल बैक पर अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि ये मछली टेरिटोरियल है, अपने क्षेत्र का अंकन करती है, और उस क्षेत्र में यदि कोई और नर आता है तो उस पर हमला करती है।
ब्रीडिंग सीजन में नरों की बैली या पेट उधर का हिस्सा लाल हो जाता है। तो इन्होंने कुछ ऐसी डमीज उस टेरिटोरियल मेल के फील्ड में डाली या रखी जो कि मेल से बिल्कुल मिलती जुलती नहीं थी शक्ल सूरत में, लेकिन जिसका निचला भाग लाल था। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि ये डमी किसी भी तरह से एक नॉर्मल स्टिकल बैग से मिलती जुलती नहीं है। सिर्फ इसमें एक ही चीज़ मिलती है कि जैसे नॉर्मल ब्रीडिंग मेल में रेड बैली होती है, उसी तरह से इसमें लाल उदर है। तो जैसे ही इस तरह की डमी को ये 3 स्पाइन्ड स्टिकल बैग अपनी टेरिटरी में देखती है, इसका जो अटैक का रेस्पॉन्स है वो रिलीज हो जाता है। यानी उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इस अटैक के रेस्पॉन्स के लिए जो साइन स्टिमुलस है वो रेड बैली है। इसके विपरीत अगर हम इसी तरह का पूरा एक मेल जिसमें रेड बैली नहीं है उस क्षेत्र में डालें तो अटैक का व्यवहार प्रदर्शित नहीं होता है। तो इस तरह से इनका साइन स्टिमुलस पर और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के कारण इन्हें फाउंडर्स में माना जाता है मॉडर्न एथोलॉजी के, और 1973 में ऐसे अनेक कार्यों के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। जिन्होंने इनके साथ नोबेल प्राइज शेयर किया वो अगले वैज्ञानिक हैं कॉनरेड लॉरेंस। ये ऑस्ट्रियन जोलॉजिस्ट थे और खुद ऑस्कर हिनरोथ के स्टूडेंट थे, और इन्हें भी फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एथोलॉजी माना जाता है। इन्होंने ग्रे लेग गीज, एक तरह की गीज है जो हिंदुस्तान में भी बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर आप नदियों तालाबों के पास जाएंगे तो सर्दियों में माइग्रेशन करके यहाँ हमारे यहाँ आती है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो इन्होंने ग्रे लेग गीज और जैकडॉस हमारे कौवे की तरह से एक छोटा कौवा होता है, उसका अध्ययन किया। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देखी कि जो नीडीफ्यूगस बर्ड्स हैं, यानी ऐसे घोंसला बनाने वाले पक्षी जिनके बच्चे जल्दी ही घोंसले से बाहर निकल आते हैं और बाहर चलने लगते हैं, उनको जीवन के शुरुआत में एक क्रिटिकल पीरियड में, एक विशेष समय में, काल में जो भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है वो उसको अपने पेरेंट के रूप में मानकर उसका पीछा करते हैं। और इसको उन्होंने एक तरह की लर्निंग या इम्प्रिंटिंग नाम दिया। एक तरह की परमानेंट लर्निंग है जो उस काल में हो जाती है तो आगे तक रहती है, जो बदलती नहीं है। जैसा हमने जाना, लॉरेंस ने ग्रे लेग गीस का अध्ययन किया। ये ज़मीन पर अंडे देती है और ये एक सामान्य ऑब्जर्वेशन है कि जब सेते समय इसके अंडे बाहर निकल आते हैं तो उसे ये चोंच से धकेल कर वापस नेस्ट या घोंसले में ले लेती है और उसे सेती है। लेकिन कॉनरेड लॉरेंस ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि यदि इस गीस के सामने एक ऐसा अंडा रखा जाए जिसका कि आकार बहुत बड़ा हो तो ये क्या करेगी। और वो नेचुरली अंडा इसका स्वयं का नहीं होगा, और अगर एक अंडा इसका खुद का बाहर निकाल दिया जाए और एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल या कृत्रिम अंडा इसके सामने रख दिया जाए तो ये किससे पहले अंदर लेगी। तो ऐसा पाया गया प्रयोगों में कि गीस के सामने बड़ा अंडा रखने पर और छोटा अंडा इसका खुद का बाहर होने पर ये पहले बड़े अंडे को अपने घोंसले में धकेल कर लाती है और फिर छोटे अंडे पर ध्यान देती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फिनोमिना था। जिस तरह से आपने देखा कि निकोटिनबर्जन ने एक साइन स्टिमुलस जो किसी व्यवहार को प्रारंभ करने के लिए जिम्मेदार होती है उसे साइन स्टिमुलस कहा, तो यहाँ भी अंडे का बाहर होना एक साइन स्टिमुलस है, लेकिन एक सुपर नॉर्मल साइन स्टिमुलस के रूप में एक बड़ा अंडा काम करता है और पहले ये गीस बड़े अंडे को अपने नेस्ट में लाने का प्रयास करती है। तो ऐसे अनेक कार्यों के लिए कॉनरेड लॉरेंस को अन्य 2 वैज्ञानिकों के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक और वैज्ञानिक जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हें भी इस कारण से मॉडर्न एथोलॉजी का फाउंडर्स में से गिना जाता है, वो थे कार्ल वॉन फ्रिश। ये एक जर्मन ऑस्ट्रियन एथोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इन्वेस्टिगेशंस किए सेंसरी परसेप्शन ऑफ हनी बीज पर कि हनी बीज आपस में संप्रेषण या कम्युनिकेशन किस तरह से करती हैं। उन्होंने देखा कि हनी बीज एक खास तरह का पेट हिलाने वाला डांस करती हैं जिसे टेल वैगिंग डांस कहते हैं या वैगल डांस ऑफ बीज कहा जाता है। और उन्होंने ये पाया कि ये सिंपल खुशी का डांस या कैसे भी किया गया डांस नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से ये छत्ते पर लौटकर दूसरी मधुमक्खियों को ये बताती हैं कि छत्ता किस दिशा में है और कितनी दूर है,
और उसका लाभ ये होता है कि एक मधुमक्खी के द्वारा की गई खोज का लाभ सभी को मिलता है और सारे श्रमिक वहाँ जाकर नेक्टर कलेक्ट कर छत्ते तक लेकर आते हैं। तो ये कम्युनिकेशन ऑफ बीज बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी, क्योंकि हम उनकी भाषा को तो नहीं समझ सकते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इसको डिकोड किया उससे हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। जैसा हमने कहा कि इन्हें भी टिनबर्जन और लॉरेंस के साथ 1973 का नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये तीनों को नोबेल प्राइज़ मेडिसिन और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में दिया गया और 1/3 शेयर तीनों को इस तरह से मिला। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, उन सभी का नाम लेना यहाँ संभव नहीं होगा, फिर भी हम थोड़ा बहुत उनके विषय में जानेंगे और जैसे जैसे आप पैथोलॉजी में आगे एक्सपेरिमेंट्स और चैप्टर पढ़ते जाएंगे आपको उनके नाम पता चलते जाएंगे। एक और वैज्ञानिक जो साइकोलॉजिस्ट थे, फ्रेडरिक स्किनर, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें कि उन्होंने किसी तरह के जिसमें उन्होंने चूहों को कंडीशनिंग की और उन्हें ऑपरेंट कंडीशनिंग के खोज के लिए जाना जाता है। और इन चैम्बर्स को जो उन्होंने डिज़ाइन किया उन्हें स्किनर बॉक्स या ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर कहा जाता है। आगे चलकर आप लर्निंग में पढ़ेंगे कि एक तरह की लर्निंग का पार्ट है जिसमें चूहों की किसी तरह की कंडीशनिंग होती है। कुछ अन्य वैज्ञानिक जिनका यहाँ लंबा वर्णन देना संभव नहीं है और कुछ वैज्ञानिकों के शायद यहाँ नाम भी मैं नहीं ले पाऊँगा, जिसमें एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं, एक चार्ल्स स्कॉट शेरिंगटन हैं जो फिजियोलॉजी के फील्ड में भी बड़े प्रसिद्ध नाम हैं और एक मसल्स की रिकॉर्डिंग की एक्सरसाइज किया करते थे पुराने टाइम में। जो शेरिंगटन ड्रम उस एक्सरसाइज में काम लिया जाता था वो इन्हीं के नाम से है। इसी तरह से पावलो का विषय में भी आप लर्निंग के एक्सपेरिमेंट्स के समय जानेंगे। जेन गोडाल जिन्होंने चिंपैंजीज के साथ रहकर बहुत लंबा समय बिताया और काम किया। इसी तरह से डायन फॉसी जिन्होंने गोरिल्लास पर काम किया। और ओरांगुटान एक तीसरा एप है जिस पर एक अन्य महिला बिरूटे गाल्डिकास ने काम किया। ऐसे अनेक फील्ड बायोलॉजिस्ट आजकल बहुत सारी जातियों पर काम कर रहे हैं और इनसे पहले भी कई फील्ड बायोलॉजिस्ट ने इस तरह का काम किया है।